हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। एज पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मीनिंग, नेचर और नीड को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेनली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहती हैं। इनमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इस्टेब्लिशिंग और रिव्यूइंग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ की रोज़गार नीतियों की स्थापना एवं समीक्षा करना। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, कि एक ग्लोबल कंपनी में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा या जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन होगा वह किस तरीके से किया जाएगा, उसमें किन बातों को विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। सो इट इंक्लूडेड चेकिंग ऑफ रिलेवेंसी एंड एप्लीकेबिलिटी टू इंटरनेशनल ऑपरेशंस। Decisions regarding policies also must be made whether to fill all key positions with parent country nationals, appointment of home country nationals, appoint the best qualified irrespective of their nationality and so on। तो इस तरीके के डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं। दो बातों के डिसीजंस लिए जाते हैं। एक ये कि जो भी नीति निर्धारित की जा रही है वह अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों से संबंधित हो और व्यवहारिक हो, और दूसरा ये कि जो स्टाफिंग की जाए उसमें क्या नीति अपनाई जाए, पीसीएंस को प्रायोरिटी दी जाए या एचसीएंस को प्रायोरिटी दी जाए या टैलेंट को प्रायोरिटी दी जाए। तो इस तरीके से इसमें इन बातों का निर्धारण किया जाता है। द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हेडक्वार्टर बिफोर दे आर बीइंग सर्कुलेटेड टू रिस्पेक्टिव एचआर मैनेजर्स इन वेरियस सब्सिडरीज। कि जो भी नीति निर्धारित की जाए उस नीति को सर्कुलेट करने से पहले हेडक्वार्टर से, जो कि मूल कंपनी जहाँ पर की होती है, ये जिसको कि हम होम कंट्री भी कहते हैं, वहाँ स्थापित हेडक्वार्टर से उसको अप्रूव करवाने के बाद में ही इसका सर्कुलेशन किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है वो होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टेकिंग लोकल रेगुलेशंस एंड रूल्स। कि स्थानीय नियम और कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही भर्ती का कार्य किया जाना चाहिए। और जो भर्ती के विज्ञापन दिए जाएं वह इस तरीके से दिए जाएं कि वह स्पेसिफिक हों और प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सकते हों, जिससे कि सही संख्या में सही प्रकार के व्यक्तियों को सही समय पर प्राप्त किया जा सके। सो एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ मीडिया ऑल्सो सर्व्स एज अ गुड एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर गेटिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो गेट्स पब्लिसिटी टू द कंपनी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्रूटमेंट है वह किया जाता है जिससे कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ भी मिल सकते हैं, मिल जाएं, और दूसरा कंपनी की पब्लिसिटी भी हो जाए। तो इसलिए यह इंटरनेशनल एचआरएम का सेकंड इम्पॉर्टेंट काम होता है। थर्ड वन इज सिलेक्शन प्रोसेस। The steps involved in the selection process must be examined to see their relevancy and applicability to the subsidiaries। कि इसमें जो भी steps included हों वह सब्सिडरीज यानी सहायक कंपनियों के कार्यों से संबंधित हों और व्यवहारिक भी हों। फॉर इंस्टेंस द कंटेंट एंड द इंफॉर्मेशन secured through applications forms must be relevant and applicable to the local situations। कि एप्लीकेशन में जो सूचनाएं प्राप्त की गई हैं वह सूचनाएं लोकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो। एक ग्लोबल कंपनी जिस स्थान पर काम कर रही है उस स्थान से उसका रेलेवेंस होना चाहिए, तभी वह सिलेक्शन प्रोसीजर प्रॉपर होगा और सही होगा।
तो इस तरीके से कि इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वह स्टेप्स उस ग्लोबल कंपनी के साथ में रेलेवेंस रखते हों और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी हो, इस बात का ध्यान रख के सिलेक्शन प्रोसीजर को अडेप्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि निष्पादन का निर्धारण करना। द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड पीरियडिकली विद अ फॉर्मलाइज्ड असेसमेंट सिस्टम, कि एम्प्लॉयज़ का जो है असेसमेंट किया जाता है, पीरियडिकली किया जाता है, जिसका एक निश्चित तरीका अपनाया जाता है। और परफॉर्मेंस असेसमेंट करने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को उनके करंट जॉब में एफिशिएंट बनाना, to help the employees improve their current job performance, to stimulate their interest in self-development, to provide an adequate supply of well-prepared employees for promotional exercise, to provide a tool for comparing employees' performance with salary for sound salary administration। तो इस तरीके से कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाता है। टू फोस्टर गुड पर्सनल रिलेशंस, टू एनकरेज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, टू लेट ईच एम्प्लॉय नो वेयर ही और शी स्टैंड्स, इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और ये जो सिस्टम होता है उसको अडॉप्ट करने के कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले यह डिसाइड करना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स द सबऑर्डिनेट सबमिट्स दैम टू हिज और हर बॉस। बेसिकली कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के मेथड को अडॉप्ट करते हुए भी परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से उद्देश्यों का निर्धारण करके टाइम टू टाइम जो अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट हैं वो मीटिंग करते हैं और यह देखते हैं कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड द सबऑर्डिनेट प्रिपेयर्स एन अकम्प्लिशमेंट रिपोर्ट कंपेयरिंग परफॉर्मेंस टू द सेट ऑब्जेक्टिव्स। और इस तरीके से जो है परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी प्रशिक्षण और विकास। थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल कंपनीज हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील ऑफ एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर सब्सिडरीज, की प्रशिक्षण और विकास के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एम्प्लॉयज़ को साउंड करती हैं या एम्प्लॉयज़ का उनकी योग्यताओं का विस्तार करती हैं। सो थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ग्लोबल कंपनीज हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील ऑफ एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर सब्सिडरीज। Training improves the ability and knowledge of operative employees, and development improves the ability and knowledge of managerial personnel। यानी प्रशिक्षण के द्वारा क्रियात्मक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है, जबकि विकास का संबंध प्रबंधकीय योग्यताओं के विकास से होता है। The international companies are known for imparting knowledge, skills and techniques for new employees, and skills need to upgrade for existing एम्प्लॉयज़, कि यह कंपनियां प्रशिक्षण और विकास पर विशेष बल देती हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और नए व्यक्तियों को नए तरीके से उनके अंदर स्किल्स को और टेक्निक्स को सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ग्लोबल कंपनीज़ में अपना विशेष महत्व रखते हैं। और ट्रेनिंग देने के कई सारे टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे जॉब इंस्ट्रक्शन यूजिंग मॉडल्स। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और अंडरस्टडी मेथड हो सकता है, जॉब रोटेशन हो सकता है, लेक्चर्स हो सकते हैं, कोचिंग हो सकते हैं। और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट की टेक्निक्स होती हैं उनमें इंटरव्यू स्किल को डेवलप करना इंक्लूडेड होता है। सो इट कैन बी सेड दैट कॉमनली यूज डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल इन सब्सिडरीज are interview skills, negotiation skills and
motivational methods, leadership styles, grievance handling skills, middle management development programs, executive development programs, MBA level course on a part-time basis, use of local educational institutions. तो इस तरीके से कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अलग बातों को इंक्लूड किया जाता है, अलग तरीके से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं प्रबंधकों को जो प्रशिक्षण या प्रबंधकों को जो सिखाया जाता है वह अलग कंटेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि उन्हें अभिप्रेरण के तरीके बताए जाते हैं, लीडरशिप के स्टाइल बताया जाता है, यह बताया जाता है कि वे किस तरीके से ग्रीवांस हैंडलिंग करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। अब बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन की कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एम्प्लॉय कंपनसेशन। लेकिन जब इंटरनेशनल कंपनी की बात हो तो यह जो काम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है और उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनका राष्ट्रीय आय का स्तर, नेशनल जो स्टेटस होता है वह अलग अलग होता है। तो इसलिए इसको मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज और कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। कंपनसेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। कंडीशंस, सिस्टम्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स vary from country to country. If 2 or more countries are involved in determining salaries and benefits to their employees in worldwide locations, the complexity is further increased. The parent organization may have to work out several policies, procedures, and methods acceptable to the employees in various subsidiaries. यानी कि जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कई सारी नीतियों को तैयार करना पड़ता है जो कि सब्सिडरी कंपनीज के अकॉर्डिंग हो। सो द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मे हैव टू वर्क आउट सेवरल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉयज इन वेरियस सब्सिडरीज। तो इस तरीके से कॉम्पनसेशन का काम अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है और इस काम को करते समय कंपनियों को विशेष रूप से केयरफुल होना होता है। This particular area of business also involves government rules and regulations, economic conditions, pressures from the unions and things alike. तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें मेनली जो एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं वो होता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल HRM चैलेंजेस की कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है तो उनको किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना होता है। बेसिकली इसमें 2 चैलेंजेस ग्लोबल कंपनी को फेस करने होते हैं। एक इंटीग्रेशन इशू आता है और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस फंक्शंस, यानी एक तो समन्वय या एकता का इशू इसमें कंपनीज को फेस करना होता है। सो वन इज़ द इंटीग्रेशन इशू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश द राइट बटन एट द राइट टाइम, especially when managers operate from headquarters separated by distance. Controlling operations of subsidiary companies in different parts of the globe through remote control can be really taxing, especially in coordinating effort and put the same on track in sync with the established policies of a company. कि एक मूल कंपनी को सब्सिडरीज को कंट्रोल करने के लिए अपने आप में ये एक बहुत ही एफर्टिंग काम होता है कि किस तरीके से सही समय पर सही व्यक्ति को सही काम के लिए निर्देशित किया जाए। तो इंटीग्रेशन का एक इशू रहता है। अलग अलग स्थानों पर बिजनेस एस्टैब्लिश होता है और उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हेडक्वार्टर होते हैं उनको इसको मैनेज करने में समस्या आती है। सो कंट्रोलिंग ऑपरेशंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू रिमोट कंट्रोल
कैन बी रियली टैक्सिंग स्पेशली इन कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट। तो समन्वय की समस्या रहती है। एंड पुट द सेम ऑन ट्रैक इन सिंक विद द एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज। तो कंपनी की नीतियों के साथ में इसको स्मूथली रन करना अपने आप में एक चैलेंज का काम होता है। दूसरी बात होती है हेटेरोजेनियस फंक्शंस, कि इसमें विजातीय कार्य होते हैं, यानी कार्यों की जो प्रकृति है और संख्या है वह बहुत सारी हो जाती है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी वेरी चैलेंजिंग व्हेन वन टेक्स अ लुक एट what international HR manager are supposed to handle in terms of variety and complexity, including issues relating to international hiring, placement, culture specific training, compensation relating problems, administrative services to expatriates, carrying out appraisals from time to time, offering growth opportunities to the talented ones, putting out fires with laborers, resolving conflicts, and maintaining health labor management relations, etc. The employees sent abroad on an assignment need to be taken care of in a special way. Their families too need to be taken care of, including medical, educational, insurance, transportation benefits, etc. Human resource issues relating to the above are going to be impacted by a variety of factors which demand a closer examination. So, it's a big challenge to manage on international level. तो दो प्रकार के इश्यूज रहे, एक तो समन्वय की इशू रहता है, दूसरा कि कई सारे कार्य करने होते हैं जिनको कि करना अपने आप में एक चैलेंज का काम होता है, मुश्किल काम होता है, जिनकी की बात मैंने अभी की, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टाफ को हायर करना, प्लेस करना, उनके कल्चर स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना, कॉम्पनसेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अप्रेजल्स को मेंटेन करना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना, टैलेंटेड व्यक्तियों को मेंटेन करना। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं वो कई सारे इश्यूज़ हैं और ये एक बड़े लेवल पे इश्यूज़ हैं, तो उनको हैंडल करना अपने आप में एक चुनौती का काम होता है। इसी के साथ साथ इनकी फैमिलीज़ जो कि ग्लोबल कंपनी में स्टाफ वर्किंग है, इनकी फैमिलीज़ को भी जो है उनकी भी केयर करना इसमें इंक्लूडेड रहता है। द फैमिलीज टू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इंक्लूड मेडिकल, एजुकेशनल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स। सो इसमें ये एक चैलेंजिंग काम होता है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोचेस की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।